नमस्कार दोस्तों। आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। तो आज हम सब ये भी प्रयास करेंगे कि क्या इतिहास उनके साथ जस्टिस किया है। आज हम सब जब इतिहास की किताब उठाते हैं तो उसमें कई नेताओं का लंबे लंबे इतिहास पढ़ने को मिलता है। कई नेताओं का उसमें लंबे दशक तक विवरण पढ़ने को मिलता है, लेकिन कई क्रांतिकारी वीर जिन्हें आज हम सब सिर्फ पत्थर के मूर्तियां के अलावा और ज़्यादा कुछ उनके बारे में पढ़ नहीं पाते हैं। खासकर सिलेबस में, खासकर इतिहास के किताबों में, जिसको कि सरकारी जो विद्यालयों हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी जगहों पे कई क्रांतिकारी वीर के बारे में हम सबको पढ़ने के लिए बहुत कम मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से हम कैसे कहें कि इतिहास ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि क्रांतिकारी वीर जो थे, इनके बारे में जस्टिस हुआ है कि नहीं। इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई जो अभी बीता, ये 23 जुलाई 116वीं उनकी जन्मतिथि थी और वो 116 साल के बाद भी आज भी इतिहास के पन्नों में वो दर्जा प्राप्त नहीं कर सके जो उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो उनके बारे में आज हम सब जानने का प्रयास करते हैं। तो उनका जन्म, सबसे पहले हम बता दें कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भावरा में हुआ था। हालांकि उनका पूर्वज लोग यूपी के उन्नाव जिला से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अकाल की समस्या आने के बाद वो सब फिर मध्य प्रदेश के भावरा जो गांव है वहाँ रहने लगे थे। तो वो आदिवासी इलाका था, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही तीरंदाजी और निशानेबाज में अव्वल दर्जा प्राप्त थे। वो शरीर से बहुत बलिष्ठ थे बचपन से ही। उनके साथ तो ये कहा जा सकता है कि एक बलिष्ठ 100 विद्वानों को कंपा देता है। उनको देखकर अच्छे अच्छे हक्का बक्का रह जाते थे। तो उनका प्रारंभिक जीवन लगभग वहीं पे बीता। कुछ दिन बाद वो बम्बई चले गए, वहाँ पे बंदरगाह वगैरह में कार्य किए और फिर वहाँ पे उनको मन लगा नहीं, अंग्रेजी सत्ता था और वो फिर वापस आ गए। आने के बाद फिर वो गए, क्या कहते हैं, बनारस गए। बनारस जाने के बाद उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई पढ़ी, वहीं पे ग्रेजुएट हुए और उसी दौरान 1920-21 के दौरान जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो उसमें वो सहयोग देना चाह रहे थे। अंग्रेज से बिल्कुल असंतुष्ट थे, देश की स्थितियां देख रहे थे, कितना विकट परिस्थिति थी। मध्यमवर्गीय परिवार से वो बिलोंग करते थे, मध्यमवर्गीय परिवार के दशा को जानते थे। आज ही हम लोग देखें ना, मध्यमवर्गीय परिवार का दशा क्या होता है, जो एक निचले तबके के लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, कैसा उनके साथ दशा है। आज जब गौर करेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद एहसास होगा। तो उसी तरह वो भी एक सिंपल परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए
वो फिर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने लगे, उसमें लिए हिस्सा। तो जब उनके साथ ऐसा कहानी है कि जब वो असहयोग आंदोलन में पकड़े गए तो जो पुलिस अधीक्षक थे तो वो इनसे पूछा कि नाम क्या है, तो ये अपना नाम बताए, आज़ाद। तो बड़ा हक्का बक्का रह गया, उनको थोड़ा लग रहा था। अंग्रेज का वो पुलिस था, उनके सामने ये जाकर बोल रहे हैं मेरा नाम आज़ाद है, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो थोड़ा लगा उनको। बोले तो पिता का क्या नाम है? तो इनका पिता का नाम सीताराम तिवारी था, लेकिन वहाँ पे बताए स्वाधीनता। उसको और थोड़ा सा लगा, अरे भाई क्या बात है। तो फिर वो आगे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? ये बताते हैं जेल खाना, जेल का। तो अब इस पे वो पूरा एकदम अंदर से तिलमिला उठा और इनको 15 कोड़े लगाने का सजा दिया। बात है इनका उम्र उस समय कम था ना, 14 साल उम्र था, इसीलिए जो अन्य गिरफ्तार हुए थे तो उनको जेल कर दिया गया था। लेकिन इनको सोचा गया कि प्रश्न पूछकर ही सिंपल और चेतावनी देकर बेल कर दिया जाएगा। लेकिन ये क्रांतिकारी यंग खून था, 14 साल 15 साल के लगभग उम्र था। 1906 में इनका जन्म हुआ था, 20-21 का लगभग ये असहयोग आंदोलन में ये गए थे। तो वहाँ से फिर ये पॉपुलर होने लगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने लगे। जवाहरलाल नेहरू अपने किताब में एक बार लिखे हैं कि 10 से 15 साल का एक लड़का था जिसको कपड़े उतार कर कोड़ा से पीटा गया, नाम पूछने पर आज़ाद बता रहा था। तो इस तरह करके थोड़ा सा चर्चा जवाहरलाल नेहरू अपने किताब में किए हैं, जो उनका बायोग्राफी है उसमें, ऑटोग्राफी। तो इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई लड़ने लगे, अंग्रेज से लड़ने लगे। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस गांधी जी ले लिए चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड एक हिंसक घटना था जहाँ की अंग्रेज पुलिसों पे आंदोलनकारी हिंसक कार्रवाइयाँ कर दी थी, जो गांधी जी चाहते नहीं थे। ये तो अहिंसक एक्टिविटी में हमेशा विश्वास करते थे। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग हिंसक एक्टिविटी में भी विश्वास रखते थे। तो वो ये चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए, देश के कई नेता उनसे बिल्कुल नाराज हो गए। उसमें एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, क्योंकि सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई ठानी थी और वो अचानक चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिए। तो इन सारे नेताओं को अच्छा नहीं लगा। उसी समय जो नेताओं को अच्छा नहीं लगा, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचेंद्र सन्याल थे, योगेश चंद्र थे, तो जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किए, जिसका उद्देश्य था कि जब सरकार यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे भारत में एक गणराज्य स्थापित किया जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि काकोरी कांड हो गया। काकोरी कांड 1924 में ही हुआ था, जिसमें कि आज़ाद बढ़ चढ़ के आज़ाद के साथ 10 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। तो उसमें सहारनपुर से लखनऊ एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसमें ये लोग 10 लोग मिलकर
लूट लिए। ट्रेन को उसका शेड्यूल पूरा प्रोग्राम बनाकर ट्रेन को लूट लिए। अब सवेरे सवेरे पूरा एकदम सनसनी खबर फैल गई, ट्रेन लूट लिया गया, ट्रेन लूट लिया। अब अंग्रेज पूरा एकदम फायर खोजने लगा, कौन ऐसा किया। अब जांच पड़ताल शुरू हो गया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इसके बाद उसमें कई लोग पकड़े गए, जैसे अशरफ उल्लाह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे। तो ये लोग और भी थे। उसमें 17 लोग को लंबी सज़ा भी मिली, 4 लोग को फांसी मिला। तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसमें उल्ला खां थे, इसके बाद रोशन सिंह थे, राजेंद्र लिहाड़ी थे। तो ये लोग को फांसी का सज़ा दे दी गई। हालांकि ये जो काकोरी कांड हुआ था, इसमें अशरफ उल्ला खां ये सलाह दिए थे कि ये काकोरी कांड न किया जाए, क्योंकि ये कर देने के बाद अंग्रेज पूरा हम लोग का जो ये फाउंडेशन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, इसको जड़ से मिटाने के लिए तुल जाएंगे। लेकिन अब पूरे सबके सलाह से होना था, तो ये जो फाउंडेशन था, ये जो बनाया गया संस्था था, तो इसमें फंड भी चाहिए। तो वो लोग फिर प्लान बना कि ट्रेन को लूटा जाएगा। उन लोग का एक और सोच था, ये जो अंग्रेज ट्रेन चला रहे हैं, तो इन लोग को लूटना उन लोग की नज़र से इसलिए वाजिब था क्योंकि उन लोग का कहना था कि ये हमारे देश के गरीब लोगों से चूसा हुआ पैसा है, गरीब लोगों से लिया हुआ पैसा है, इसको लूटना चाहिए। और इस तरीके से, इस सोच से वो लोग लूट लेते थे। कई बार तो वो लोग जो धनवान लोग होते थे उन पर भी धावा बोल देते थे। लेकिन हाँ, इन लोग का एक उसूल था, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका उसूल था कि एक बार का बात है कि ये लोग का टीम पहुंच गया एक पैसे वाले के पास। तो वहाँ पे ये लोग पैसा लेने का प्रयास करने लगे। तो इसी में एक स्त्री आई और आज़ाद की बंदूक छीन ली। हालांकि शरीर से ये हष्टपुष्ट थे, चाहते तो आराम से उसको मार सकते थे, लेकिन अपने उसूलों से बंधे हुए थे और उस पर हाथ नहीं छोड़ा। फिर इनके दोस्त साथी आए और इनको पूरा बोले और उस लेडीज को एक तमाचा लगाकर फिर उससे बंदूक लिए और फिर वहाँ से ये लोग फिर भागे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग क्रांतिकारी राह पर थे, लेकिन अपने उसूल पर रहते थे। इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ता है। जब काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, उस्मा उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी का सज़ा दे दिया गया, तो अब ये लोग मेन पर्सन थे उस एसोसिएशन का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। इसके बाद जब इन लोगों को फांसी हो गया तो चंद्रशेखर आज़ाद लगभग अकेले रह गए। वो काकोरी कांड से पुलिस को चकमा दे के फरार हो गए। तो इसके बाद ये क्या हुआ कि जाकर रहने लगे एक अज्ञात जगह में जहां पुलिस पहुंच न पाए। फिर कुछ दिन के बाद 8 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में मीटिंग किए। वहां पे फिर इनकी मुलाकात भगत सिंह के साथ हुआ। अब ये गरम खून कनेक्टेड हुआ, क्योंकि वो भी विश्वास करते थे क्रांतिकारी एक्टिविटी में, भगत सिंह और ये भी दोनों मिले वहीं पे। इसके बाद और भी कार्यकर्ता लोग थे। उसी समय ये डिसीजन लिया गया, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जाए। ये जो नया बनाया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका उद्देश्य था कि देश में जब अंग्रेज को भगा दिया जाएगा, देश में जब अंग्रेज को
तब फिर यहाँ पे समाजवादी गणतंत्र का स्थापना किया जाएगा। उस समय समाजवाद का बड़ा चलन था, क्योंकि समाजवाद उस समय चीन, रूस और क्या कहते हैं तुर्की वगैरह में बहुत चलन में था। लेनिनवादी, मार्क्सवादी वो लोग का जो विचारधारा था वो बहुत उस समय पॉपुलर हो रहा था। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और उसी समय से ये क्रांति पूरे विश्व भर में फैल रही थी। तो ये जो नाम बदला गया, सोशलिस्ट इसमें जोड़ा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया। इसमें जो सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, ये वही विचारधारा था जो लेनिनवादी था, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, और जो चीन और रूस, तुर्की वगैरह में पूरा पॉपुलर विचारधारा बन गया था। वो विचारधारा का प्रभाव हमारे देश में भी ये लोग नेताओं पे पड़ रहा था। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों पे। हालांकि समाजवादी के प्रभाव यदि गौर से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू भी इसके फेवर में थे, सुभाष चंद्र बोस भी इसके फेवर में थे, लेकिन थोड़ी सी अंतर था। अब ये अंतर क्या है, आइए इस पे थोड़ा सा जो इस पे मौलिक चीज़ है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। साध्य और साधन, ये दो चीज़ होता है। महात्मा गांधी विश्वास करते थे कि साध्य को पाने के लिए साधन भी श्रेष्ठ चाहिए, यानी श्रेष्ठ अगर साध्य है उसको पाने के लिए श्रेष्ठ साधन चाहिए। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि यदि साध्य श्रेष्ठ है तो हम उसको पा ले पहले, इसके बाद फिर अपने हिसाब से सबके लिए न्याय का व्यवस्था करेंगे। यानी वो साधन में श्रेष्ठता को महत्व नहीं देते थे। वो चाहते थे चाहे जैसे भी हो, साध्य को प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य होना चाहिए। यानी वो क्रांति को भी, अहिंसक एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देते थे। उनका कहना था कि ये भी हो जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वहीं जवाहरलाल नेहरू का बात जहाँ तक किया जाए तो ये भी सोशलिस्ट थे। ये भी चाहते थे कि समाज में इक्वलिटी हो, जैसे कि रूस और चीन वगैरह में हुआ करता था। वहाँ पे पूंजीवादी का व्यवस्था नहीं था। पूंजीवादी सिस्टम को नज़रअंदाज किया जा रहा था, उसको नहीं चाहा जा रहा था। वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जा रहा था और समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जा रहा था। समाजवादी व्यवस्था का मतलब है कि जो निचले तबके के लोग हैं वो लोग के हाथ में सत्ता हो और जितने देश के संसाधन हैं सारे में वो इक्वल रूप से बंटवारा हो, सबका पार्टिसिपेंट्स इक्वल हो। तो इसको समाजवादी सिद्धांत से हम समझ सकते हैं। जहां पूंजीवादी का बात है वहां पे रहता है कंपटीशन। वहां पे कुछ लोगों के हाथ में बहुत बड़ा संसाधन का हिस्सा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो जवाहरलाल नेहरू थे ये पूंजीवादी का सपोर्ट तो नहीं करते थे, समाजवादी थे, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से काम करना चाहते थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था से करना चाहते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस जो थे उसमें थोड़ा फांसीवाद का थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता था। और वही चीज़ ये चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह में भी था। ये भी चाहते थे कि समाजवाद का व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था हो और देश में हर जगह जो निचले तबके के लोग हैं सबके लिए संसाधन उपलब्ध हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हो। तो इसलिए ये समाजवाद, ये सोशलिस्ट शब्द, वो फाउंडेशन का जो रीनेम किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया। और अंग्रेज इससे इसलिए खफा थे क्योंकि अंग्रेज और यूएसए, ये जो देश है ये पूंजीवादी देश है, कैपिटलिज्म को हमेशा ये प्रमोट करता है। और उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मेनली लड़ाई भी तो इसी का था। जब 17 में लड़ाई हुआ तो उसमें जो एक तरफ थे फ्रांस और क्या कहते हैं यूके वगैरह, तो ये सब कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाले देश थे।
और यूएस भी, और वहीं जो रसिया वगैरह था, तो ये सब देशों में उसी समय 17 से रूसी क्रांति हुआ और ये सब समाजवाद के राह पे चल पड़े। तो ये समाजवाद के खिलाफ था यूके नहीं चाहता था कि समाजवाद हो। और उसी से वो जो सिद्धांत था, वो जो विचारधारा था, वो विचारधारा को यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ये लोग अपनाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए जब ये फाउंडेशन को बनाया गया तो उस समय कई सारे नेताओं को तुरंत जब्त कर लिया गया, तुरंत उन लोगों को कार्रवाई करके जेल में बंद कर दिया गया। तो ये था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की कहानी। इसके बाद साउंडर्स की हत्या भी कर दी जाती है 17 दिसंबर 1928 को। उसमें ये कारण था कि लाला लाजपत राय को एक जुलूस निकाले थे, जो जुलूस साइमन कमीशन के विरोध में था। अब इसी कारण से अंग्रेज लाठीचार्ज करवा दिया, इतना करवाया कि लाला लाजपत राय को इतना लाठी लगा कि वो कुछ दिन के बाद अस्पताल में हार्ट अटैक हुआ और वो जा बसे। तो ये उनका जो ये लाठीचार्ज वाला घटना थी, ये घटना भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये लोग का जो टीम था, ये लोग प्लान बनाए और उसके बदले में साउंडर्स की हत्या कर दी। हालांकि साउंडर्स उसका आदेश नहीं दिया था लाठीचार्ज करने का, लाठीचार्ज करने का आदेश कोई और दिया था। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। 8 अप्रैल 1929 असेंबली बम कांड होता है। हालांकि इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को सलाह नहीं दे रहे थे ये काम करने के लिए, लेकिन भगत सिंह प्लान बना दिए कि नहीं, हम ही जाएंगे, क्योंकि उसमें ये हो गया था कि ये लोग एक्टिविटी तो करते थे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाइयाँ करती थी, अंग्रेज़ी हुकूमत बदले में कार्रवाइयाँ करती थी, तो आम जनता को बड़ी परेशानी होता था। तो आम जनता में ये एक धारणा बनने लगी थी कि ये लोग एक्टिविटी तो कर देते हैं, लेकिन आम जनता उसको भुगतना पड़ता है। उसका जो प्रतिक्रिया होता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनता पे पड़ता है। इसीलिए फिर ये लोग उसको सही सिद्ध करने के लिए प्लान बनाए कि भगत सिंह जाएंगे असेंबली बम कांड को अंजाम देने। तो 8 अप्रैल 1929 को असेंबली भवन में जाकर बम कांड यानी बम का विस्फोट भगत सिंह द्वारा कर दिया गया। ये लोग चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन ये लोग भागे नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद कई बार इसके लिए सलाह दिए कि आप सब वहाँ से निकल जाएं, बाहर में गाड़ी वगैरह का व्यवस्था रखा जाएगा और मोटरसाइकिल का, और ये लोग साथ में चले जाएंगे। लेकिन ये लोग भागे नहीं। ये लोग का नाम था कि हम जाएंगे और यदि शहीद भी हो जाते हैं तो यंग पीढ़ी जो है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बताइए कि उस समय के जो क्रांतिकारी वीर थे, बिना निस्वार्थ भाव के देश के लिए कुर्बान होने के लिए कितना एक्टिव रहते थे। उस समय जो असेंबली में मीटिंग हो रहा था, उसमें ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे वार्तालाप हो रही थी। जो वार्तालाप एक मजदूर के मौलिक अधिकार को हनन करने वाला था, उसी को रोकने के लिए, उसी में विरोध जताने के लिए ये सब प्लान बनाए थे कि उसमें जाकर बम फोड़ देना है। आखिर में पकड़े गए, ये लोग पकड़े गए और साउंडर्स का हत्या का आरोप लगाकर फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी का सजा दे दिया गया 23 मार्च 1931 को। यही डेट था जिसमें कि भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को हमेशा हमेशा के लिए फांसी दे दिया गया और अपने मातृभूमि के लिए जितना वो कर सके उतना करके चले गए। और इसके बाद उनके साथी चंद्रशेखर आज़ाद, ये भगत सिंह के फांसी से लगभग 26 दिन पहले ही, यानी
27 फरवरी 1931 का वो दिन था जब चंद्रशेखर आज़ाद यहीं इलाहाबाद आए थे, अल्फ्रेड पार्क, और सुखदेव के साथ वो मीटिंग विचार विमर्श कर रहे थे। इसी में वीरभद्र नाम का एक व्यक्ति जो जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, विश्वेश्वर सिंह जो वहाँ के पुलिस में डिप्टी थे, उनको ये खबर गया और वो नट बॉवर को ये खबर दिया कि वहाँ पे जो एक शख्स है अल्फ्रेड पार्क में, उसका चेहरा आज़ाद से मिलता जुलता है। ये लोग पुलिस लेकर आए और उसी समय दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। अब इधर अचानक जब पुलिस आई तो ये लोग दो ही थे, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी। इसी में पुलिस आई और फायरिंग, पहले इनसे पूछा हु आर यू, तो इतने में ये लोग गोली चलाने के लिए पिस्तौल पे जैसे हाथ किए, तब तक में वो तैयार था। उधर से पुलिस तरफ से पुलिस फायरिंग शुरू हो गई और इधर से भी फायरिंग। ये लोग जामुन का एक पेड़ है, अभी भी जामुन का एक पेड़ है वहाँ पे, हालांकि वो जो पेड़ था, जो असली पेड़ था, उसको उसी समय रात को कटवा दिया गया था। फिर उसके निशान पे, उसके यादगार में दूसरा जामुन का पेड़ लगाया गया जो अभी भी है। तो वही जामुन के पेड़ के पीछे ऊँट में छिपकर चंद्रशेखर आज़ाद गोली चलाने लगे। तो ये जैसे पिस्तौल पे हाथ रख रहे थे, उसी समय उधर से पुलिस तरफ से इनके जांघ में गोली लग गई और ये थोड़ा घायल की स्थिति में हो गए। हालांकि ये भी इधर से गोली चलाए, तो जब मुठभेड़ हुआ दोनों तरफ से, तो उसमें विश्वेश्वर सिंह के जबड़े में गोली मारे। इसके बाद एक अधीक्षक उसमें जो था, तो उसके बाह में गोली मारे। निशाना के बड़े पक्के थे, बाएं हाथ से ही गोली चला रहे थे। और इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम गोली बचा तो ये अपने सिर पे रखे और माँ धरती के मिट्टी को लिए अपने हाथ में, और मिट्टी को लेकर ये बात बोले कि इतना ही सेवा हम कर सका, और इसके बाद फिर गोली मारकर अपने को शहीद कर लिए इस वतन के लिए। तो ये थी कहानी चंद्रशेखर आज़ाद की। तो अब यहाँ देखिए, सोचने वाली बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो उस समय के यंग पीढ़ी थे, आज के यंग पीढ़ी के लिए कितना प्रेरणादायक है कि वो बिना निस्वार्थ भाव के वो देश के लिए मर मिटे, देश के लिए मर मिटे के लिए हमेशा तैयार रहे जीवन भर। परिवार के अलावा, परिवार से तो प्रेम था ही, लेकिन परिवार के अलावा पूरे देश प्रेम को सर्वोपरि माना। यानी वो जो समाज कल्याण है, देश के लिए हमेशा अपने विचारधारा में प्राथमिकता को रखे। लेकिन इतिहास ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया। हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, लेकिन अन्य जो नेता लोग हैं उनके बारे में पूरा विवरण पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये लोग के बारे में यदि जाना जाए तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति और कहा सुनी बातें कुछ कुछ कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है, डिटेल्स नहीं मिलता। पूरे डिटेल्स में ये लोगों का कहानी नहीं मिलता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आज़ाद को गोली लगी तो अल्फ्रेड पार्क में बगल में हिंदू छात्रावास है, वहाँ गेट पे तुरंत दूसरा दिन सवेर में ही पूरा एकदम भीड़ लग गई। अंग्रेज़ बिना इजाज़त के चंद्रशेखर आज़ाद को ले जाकर दाह संस्कार रसूलाबाग जो यहीं पे है, जहाँ पे 100 दाह संस्कार किया जाता है, तो वहाँ पे जाकर वो पुलिस द्वारा उनका दाह संस्कार किया जाने लगा। इसके बाद जब पब्लिक और इनके परिजन लोग पहुँचे, तब तक में दाह संस्कार लगभग हो चुका था। तो जो कुछ अवशेष बचा था उसको लेकर आए और फिर वहीं एक जगह है जहाँ की एक सभा हुआ, और उसी सभा में जो सचिंद्र सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल थी,
वो एक तरह समझिए कि दुर्गा के अवतार में सामने आई और बोली कि जो बंगाल में खुदीराम बोस के साथ हुआ, उनका एक एक राह का कतरा कतरा लेकर लोग अपने गले में उसको सुरक्षित, एक जो आता है उसमें सुरक्षित करके पहने। तो उस तरह वो जिस तरीके से वो संबोधन किए कि वो सारे के सारे जितने चंद्रशेखर आज़ाद के वहाँ पे अवशेष था, सब तुरंत ही सारे लोग लूट लिए और उसका कुछ ही अंश काशी फिर ले गया गया। उनके साथ एक और कहानी आता है कि जब वो यहाँ अल्फ्रेड पार्क में आए थे, उससे पहले वो बगल में ही आनंद भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू का आवास हुआ करता था उस समय, तो वहाँ पे ये गए थे, जवाहरलाल नेहरू से मिले। तो वो अपने आवास में थे, जब ये गए तो वो अपनी जीवनी में लिखे थे कि वो आया एक, हम नहीं जानते थे उसको, लेकिन सुना था 10 साल पहले उसके बारे में, आज़ाद, वही असहयोग आंदोलन वाला बात, कि ऐसा ऐसा एक लड़का उसके साथ हुआ था। तो ये प्रश्न उससे किए कि ये बताइए कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तो जो अभी जो ये क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही है और इसको जो किया जा रहा है, इन लोगों के बारे में क्या शर्त रखी जा रही है। तो कांग्रेस के लोग ये क्रांतिकारी घटनाएं को और क्रांतिकारी घटनाएं को अंजाम देने का जो एक्टिविटीज़ था, इसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ऐसा कहा जाता है कि वो नेगेटिव बात कहे, यानी वो बोले जो आतंकवाद के राह पे हैं उनको, उनके साथ वही होगा जो उनके साथ होना चाहिए। तो इसके बाद ये फिर उसमें बर्मा जाने के प्लान बनाए। कई जगह रिपोर्ट में रूस का भी प्लान मिलता है कि ये रूस जाने के लिए उनसे पैसा का इंतज़ाम करवाना चाहते थे। तो उसी में 1000 रुपया दिया गया था, जो इनके मौत के बाद जब इससे तलाशी ली गई तो 448 रुपया के लगभग इनके पॉकेट में था। तो कहा जाता है कि वही पैसा इनके पॉकेट में था। तो जब इनकी मौत हो गई, इनकी माँ अकेली थी, वो अपने हाथ में धागा बांध रखी थी, कहा जाता है ऐसा, एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें, एक धागा बांध रखी थी और उनका विश्वास था कि हमारा बेटा आएगा। कई बार जब ये आज़ाद की शहादत हो गई तो इसके बाद समाज उनको बहिष्कृत कर दिया। आज चंद्रशेखर आज़ाद को हम लोग कितने सम्मान से पढ़ते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी माँ एक डकैत की माँ कहकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके बाद शिवाराम नाम का एक दोस्त थे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में काम किए थे, तो वो फिर जब उनकी माँ, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ का अंतिम समय आया तो सारा जो दाह संस्कार का कार्य था वही किए। जब उनको वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने का बात आया ताकि यादगार के रूप में लोग जाने, तो उसमें भी जो तत्कालीन सरकार था उस पर जल्दी परमिशन नहीं दे रहा था। जिनके बेटा अपना शहादत दे दिया इस देश के लिए, उसके साथ भी ऐसा होता है। तो और भी रिपोर्ट, उनकी बातें तो बहुत है, लेकिन इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो में नहीं रखा जा सकता वो जितना किए। अंत में यही कहेंगे कि उन जैसे जितने भी लोग क्रांतिकारी वीर हम लोग के लिए, इस देश के लिए जो करके गए, हम लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहें और इस देश के लिए ज़रूर कुछ सोचें। आज का जो यंग पीढ़ी है ये क्या सोचता है? हमेशा एक अपने बारे में ही सोचना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ संसार के बारे में भी सोचें, अपने देश के बारे में भी सोचें और उस तरीके से वो अपना जीवन के कार्य पद्धति को अंजाम देने का प्रयास करें। तो यही था चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में छोटी सी कहानी। फिर कभी मिलते हैं नया वीडियो के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।